अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग मुझे सुन भी रहे होंगे और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। जज़ाकल्लाह। वो भी नजर आ रही है। अच्छा, ऐसा है कि हम लोगों ने थर्ड चैप्टर तकरीबन पढ़ लिया हुआ था। आखिर के एक दो टॉपिक्स थे जो हम देख रहे थे और छुट्टियां हो गई थी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि सिर्फ इन एक दो टॉपिक्स को इस लिहाज से देख लें कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ सुन लें इन चीज़ों को। कि हमने यहाँ तक तो देख लिया था कि ये सॉल्यूशंस जो थे हमारे पास यूनिक थे, और L2 प्रोजेक्शन के एरर्स भी हमने, एरर एस्टिमेट्स भी हमने चेक कर लिए थे। और आगे हम बात ये कर रहे थे कि हम इसको क्वाड्रेचर रूल से इसकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेंगे, जैसा कि क्वाड्रेचर रूल अप्लाई करके भी दिखाया हुआ है 3.54 में। ये क्वाड्रेचर रूल का जर्नल फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ते रहे हैं, जहाँ आपने सिम्पसन रूल और जहाँ आपने ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़े थे ना, तो वहां पर क्वाड्रेचर रूल का आप सिंपल ये फॉर्मूला पढ़ते रहे हैं। इस फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पर एफ हमारे पास फंक्शन और डब्ल्यू हमारे पास वेट्स हैं, ठीक है। एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो हमारे पास यहाँ पर डोमेन हमारे पास ट्राइंगल्स की है, तो इसलिए एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर द ट्राइंगल, जिसके नोडल पॉइंट्स जो हैं n1 n2 और n3 हैं, ठीक है। और वेट्स जो है ना, उन नोडल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंगली तमाम वेट्स w1 w2 और w3 के नाम से हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रेचर रूल को हम डिफरेंट तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। कभी हम कहीं पर हम इसको, इस क्वाड्रेचर रूल को सिंपलेस्ट क्वाड्रेचर फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है कि नोडल पॉइंट्स की एवरेज लेकर और एरिया ऑफ ट्राइंगल से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी फंक्शन क्या लिया हमने, नोडल पॉइंट्स की एवरेज लेकर और बाद में उसको एरिया ऑफ ट्राइंगल से। इसी क्वाड्रेचर रूल को हम इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम इस क्वाड्रेचर रूल को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम मिड पॉइंट रूल की तरह, कि एक लाइन को लेकर ना, यानी हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स है ना, हर साइड को लेकर उसका मिड पॉइंट लें और फिर हर साइड को लेकर उसका मिड पॉइंट लें, सबको आपस में सम अप करें इकट्ठा और फिर उनको एवरेज कर लें, ठीक है। ये हर पॉइंट का एवरेज, हर पॉइंट की हर साइड का मिड पॉइंट है। यानी एक दफा n1 ni और nj है ना, एक साइड के नोडल पॉइंट से, फिर ये दूसरी साइड के नोडल पॉइंट से, फिर ये तीसरी साइड के नोडल पॉइंट से। इसीलिए ये देखिए आई जे की वेरिएशन 1 से 3 तक दी हुई है। तो एक दफा आई जो है वो 1 है, फिर आई जो है 2 है, और फिर आई जो है 3 है, और जे की वेरिएशन आई की हर दफा उसकी वेरिएशन जे की भी उसके साथ है, चेंज हो रही है, ठीक है, 1 2 और 3 के लिहाज से, सही है। और फिर हमने उसको, यानी हमने ये सबको इकट्ठा करके लिखा हुआ है, जिसमें हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, पहले एक साइड का, फिर दूसरी साइड का, फिर तीसरी साइड का, और सबको इकट्ठा करके हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। यानी रूल वही है, सिर्फ लिखने का तरीका इस दफा हमने ये किया है कि हमने उनको ज्यादा बेटर बनाने के लिए ना, बेटर अप्रोच के लिए, क्वाड्रेचर फार्मूला की बेटर अप्रोच के लिए हमने ये किया कि उसको हमने 3 से इस दफा ना हमने उसके मिड पॉइंट्स ले लिए हैं, बाद में उनको भी एवरेज ही किया है जिस तरह पहले एवरेज किया था, ठीक है। ये दो चीजें ना आपको सिर्फ एमसीक्यूज के लिए जहन में रखनी है कि क्वाड्रेचर रूल जो है वो हम उसको एक एक ये ऑप्शन होती है कि हम उसको तमाम नोडल पॉइंट्स की एवरेज लेकर और एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इस फॉर्म को जहन में रखना है, जो 3.55 वाली फॉर्म है ना, ये जहन में रखना है। मजीद हम 3.57 वाली फॉर्म को जहन में रखेंगे आप लोग के, इसमें क्वाड्रेचर रूल अप्लाई करते हुए उसके जो नोडल पॉइंट्स थे ना, उनके मिड पॉइंट्स निकालने हैं। यानी एक साइड के नोडल पॉइंट्स के मिड पॉइंट, फिर दूसरी साइड के नोडल पॉइंट्स के मिड पॉइंट। इसकी थ्योरी में भी सारा यही लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ना असेंबली ऑफ मैथमेटिक्स की असेंबली हम इसमें किस तरह से करेंगे। जाहिर है इसमें 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं, हमारे पास जो डोमेन है उसमें हमने 3 ट्राइंगल्स बनाकर उसको डिस्क्रिटाइज किए। अब नोटिस करें K1 कैसे बन रही है, N1 N4 और N5 की मदद से।
K2 कैसे बन रही है, N1 N2 और N4 की मदद से, और K3 कैसे बन रही है, वो N2 N3 और N4 की मदद से K3 बन रही है। सही। तो अब जाहिर है जब मैथ मैट्रिक्स हम K1 के करस्पॉन्डिंग उसका मैथ मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से मैथ मैट्रिक्स में इन्वॉल्व, कितनी कितनी ट्राइंगल्स होंगी, तीनों ट्राइंगल्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, K1 K2 और K3 तीनों ट्राइंगल्स इन्वॉल्व होंगी, और तीनों ट्राइंगल्स के टोटल नोडल पॉइंट्स कितने हैं। पहले भी हमने हर दफा ये बात की है ना कि हम नोडल पॉइंट्स पर अपना मैथ मैट्रिक्स तैयार करते हैं। नोडल पॉइंट्स पर जो हमें उनकी वैल्यूज पता है, हमें तो उसके वैल्यूज उसके अलावा पता ही नहीं है, फंक्शन की वैल्यूज नोडल पॉइंट्स के अलावा कहीं पे पता ही नहीं है। तो हम नोडल पॉइंट्स पर इन सारी फंक्शन की वैल्यूज को हम चेक करते हैं और उनकी मदद से हम मैट्रिक्स बनाते हैं। सही है। तो आपके पास नोडल पॉइंट्स कितने हैं, N1 N2 N3, ये N4 और ये N5, यहाँ तक आपके पास नोडल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास वैल्यूज भी, मैथ मैट्रिक्स जो बनेगा वो भी हमारे पास 5x5 का मैट्रिक्स बनेगा, और उस मैथ मैट्रिक्स में भी हमारे पास इसी तरह के एलिमेंट्स होंगे। ये मैथ मैट्रिक्स याद है ना आपको, दो हेड फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते थे वेरिएशन के साथ, और उसमें हमने कहा था कि 5i और 5i+1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नॉन जीरो आंसर आता है। लेकिन अगर ये हमारी हमारी सपोर्ट से बाहर हो जाए ना, जैसे 5 1 और 5j जो हैं, 5 1 और 5 1 और 5 5 में भी ये हमारी सपोर्ट से बाहर हो जाए। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन से हैं। ये देखें इस एग्जाम्पल में ना 5 1 5 4 और 5 5 ये एक ट्राइंगल के हैं, लेकिन इसमें देखिए 5 1 और 5 3 जो है ना ये हमारी रेंज से बाहर है। तो 5 1 और 5 3 जो हैं उनका जब हम लेंगे, उनका हम मैथ मैट्रिक्स बनाने के लिए उनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो वो हमारे पास जीरो आएगा। सही है। तो हमारे पास इसमें तीन ट्राइंगल्स बन रही हैं, K1 K2 K3, हम उसके पास उसके लिहाज से हम तीन मैथ मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, जो पहला मैथ मैट्रिक्स है वो कैसा बनाया हमने जरा दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये पहला मैथ मैट्रिक्स है। पहला मैथ मैट्रिक्स हमने ना उसमें जो पॉइंट्स इन्वॉल्व थे उनकी मदद से बनाया। उसमें इन्वॉल्व थे नोडल पॉइंट्स 1, नोडल पॉइंट 4 और नोडल पॉइंट 5। तो इसके अलावा देखिए वो सारे जीरो हैं बकाया, सिर्फ यही नोडल पॉइंट्स जो है ना ये हमारे पास नॉन जीरो थे, वही नॉन जीरो एंट्रीज आई हैं। अब आप ये देखिए कि ये जीरो इसलिए हैं कि वो हमारी सपोर्ट से बाहर थे। ठीक है, K1 जो है, सॉरी यहाँ K2 आना चाहिए था ना, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर K2 आना चाहिए था। तो K2 जो है वो 1 2 और 4 से बनी है ना, बनकर मिलकर K2 जो है वो बनी है 1 2 और नोडल पॉइंट 4 से मिलकर बनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने 1 2 और 4 को हमने 1 2 और 4 को हमने नॉन जीरो सोल्यूशन उससे निकाले, बाकी से सोल्यूशन जीरो आएंगे। सही। K3 जो है, K3 में देखिए हमारे पास 2 3 और 4 जो है ना ये नॉन जीरो सोल्यूशन देंगे, क्योंकि 2 3 नोडल पॉइंट 2 नोडल पॉइंट 3 और नोडल पॉइंट 4 से मिलकर हमारे पास K3 ट्राइंगल बन रही है। ये इन्होंने सब में गलती की हुई है, यहाँ पे भी इनको K3 लिखना चाहिए था। पिछली वाली पिछले वाले इसके साथ इंटीग्रल के साथ इनको K2 लिखना चाहिए था, और इस वाले इंटीग्रल के साथ इनको K3 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो K3 में ना हमारे पास 2 3 और 4 जो नोडल पॉइंट्स हैं वो मिलकर हमारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन देंगे, और उसके अलावा बाकी देख रहे हैं आप कि बाकी सबके साथ जीरो सोल्यूशन आ रहा है। इस तरह हमने ना छोटे छोटे मैथ मैट्रिक्स बना मिलाकर हमने 3.63 में एक बड़ा मैथ मैट्रिक्स तैयार कर लिया। यानी कि हमने जो पहले बनाए थे वो लोकल मैथ मैट्रिक्स थे जो हर ट्राइंगल के लिहाज से अलग-अलग थे, और फिर 3.63 में जो हमने मैथ मैट्रिक्स बनाया वो हमने ग्लोबल मैथ मैट्रिक्स बना दिया। ये देखिए ना लिखा है, इन प्रैक्टिस द ग्लोबल एलिमेंट मैट्रिसेस आर नेवर फॉर्म्ड बट ओनली देयर। अच्छा ये और बात लिखी हुई कि हम लोग असल में ना यानी इसको
बनाते हुए तो हम अलहदा अलहदा बना रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली हम एक सिरे से शुरू होते हैं, एक पूरा मैट्रिक्स बड़े वाला बनाते हैं, और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज है उनको नॉन जीरो रख देते हैं, और जो हमारे पास जीरोस वैल्यूज है उनको जीरो रख देते हैं। और सिंपली उनको सॉल्व आउट करते जाते हैं, और वो खुद ही जीरो आती जाती हैं। जब हमारी सपोर्ट में ही नहीं होगा वो वाली ट्रायंगल हमारी सपोर्ट में ही नहीं होगी, तो वो खुद ही जीरो आंसर दे देगी ना। तो फिर हम प्रैक्टिकली ग्लोबल मैट्रिक्स, सिर्फ मैं ग्लोबल मैथमेटिक्स बनाते हैं, लेकिन असेंबलिंग हम बताते हुए इस तरीके से बताएंगे। असेंबलिंग बताते हुए हम ऐसे बताएंगे कि हम ना अलग अलग मैथमेटिक्स को असेंबल करेंगे। अच्छा, ना ये सारी थ्योरी जो है, एक दफा इसको पढ़ लेना है, और उसमें कोई खास बात ऐसी नजर आए तो इसमें अंडरलाइन कर लेनी है। अभी सारा टॉपिक, सारी बात आपने रखी है कि ग्लोबल मैथमेटिक्स किस तरह से बनता है, लोकल मैथमेटिक्स को सम अप करके बनता है। आप इन तीनों के अलोंग मैथमेटिक्स को सम अप करें, माइक आप लोग बंद करें। तेसीन अपना माइक बंद करो। ठीक है, जी मैम, हो गया बंद। तो ऐसा है कि आप लोगों ने यानी इसमें तीनों जो मैथ मैट्रिक्स बनाया है, ग्लोबल मैथ मैट्रिक्स बनाया है, ये तीनों ट्रायंगल्स को मिलाकर बनाया है ना। तो आप ये चाहे ये M1 और M2 और M3 को, यानी ये वाला M और प्लस नेक्स्ट M2, ये 3.61 में जो M बनाया है, प्लस 3.62 में जो M बनाया है, इन सबको ऐड करें ना, तो आपके पास दोबारा वापसी वही M ही बन जाएगा जो आप ऊपर बना कर आए हैं। सही, ये इस वजह से है कि तमाम लोकल मैथमेट्रिक्स को अगर हम सम अप करते हैं तो हमारे पास ग्लोबल मैथमेट्रिक्स ही आता है। सही है, और यही बातें सारी की सारी इसमें लिखी भी हुई हैं। अब आप लोगों ने करना ये है कि इनको एक दफा जस्ट रीड अप करना है, और जो जो नहीं समझ आता वो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, और वो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, इससे आगे जो है ना, उस मैथमेट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मुलेट किया हुआ है, उसको हमने करना नहीं है अभी। ठीक है, 3.64 छोड़ दें, 5 छोड़ दें, 3.66 भी छोड़ दें, एल्गोरिदम भी छोड़ दें, असेंबली ऑफ लोड वेक्टर, वैसे ही लोड वेक्टर को भी असेंबल किया हुआ है जिस तरह से मैथमेट्रिक्स को असेंबल किया हुआ है। ये उसके लिए आपने सिर्फ लोड वेक्टर के लिए, चूंकि आपके पास ट्रायंगल्स तो नहीं है ना, राइट हैंड साइड है, तो उसके लिए सिर्फ जनरल फार्मूला हमारे पास ये क्वाड्रेचर रूल का फार्मूला 3.73 वाला फार्मूला जो जनरल फार्मूला है वही रह जाता है। ठीक है, ये जो है ये छोड़ दें, क्या था ये, एल्गोरिदम था, एल्गोरिदम छोड़ दें। ठीक है, दिस द मैथ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट। ये नहीं करने की जरूरत, प्रॉपर्टीज ऑफ मैथ मैट्रिक्स छोड़ दें, बस आगे से छोड़ दें, क्योंकि टाइम इतना है नहीं, या तो ये पहले किए हुए होते। बस ये दो बातें आप लोगों को पढ़ानी थी, बतानी थी, और इसके अलावा पीछे से हम सिलेबस डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सबसे बड़ी जो अनसर्टेनिटी है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त स्टूडेंट्स में है ना, हमें हमें तैयारी किस लिहाज से करनी चाहिए। अब एमएससी और एमफिल के बच्चे इस तरह की बातें कहाँ पूछते हैं, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन से शॉर्ट मैम क्वेश्चन और मैम कौन असल में ना पेपर पैटर्न को लेके सारे कंफ्यूजन के पेपर किस हिसाब से बन रहा है। पैटर्न मैम पुराना आप वो बता दें। नहीं आया। देखिए, पेपर पैटर्न में एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज से भी आप लोग वाकिफ हैं। पेपर पैटर्न में शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में है, तो शॉर्ट क्वेश्चन से भी आप लोग वाकिफ हैं। फिर पेपर पैटर्न में लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता है। कुछ नथिंग इज न्यू। तो उस बारे में पता नहीं क्यों आप लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं। ये जो है ना, तहसीन नवाज,
तहसीन नवाज, अब माइक बंद हो गया है ना, तो अब वो कंटिन्यूसली आपके आपके उससे ना ये हो रहा है, एडिटिंग हो रही है इस पर। इनको मैडम रिमूव कर दें आप। कोई बच्चा साथ बिठाया हुआ है? मुझे लग ऐसे रहा है, इनको रिमूव कर दें रिमूव रिमूव क्यों करना है, उन्हें भी क्लास या ले तो उसके काम चेक करें ना, उनको खुद को नहीं पता चल रहा, देखें छोटे छोटे बच्चे होंगे ना वो घर सारी लाइनें लगा रहा। में। चले कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा तवज्जो से इसको देख लीजिएगा, अगर वो लाइनों के नीचे भी नजर तो आ रहा है ना हमें। तो अच्छा, ये जो सब जी कुछ जी। है ना, पैरामीट्रिक एंड ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, ये सारे को ना आप लोग एक दफा याद करने की जरूरत नहीं है सब चीजों को, लेकिन आपको इन सब चीजों को ना पता होना चाहिए, इन चीजों को, यानी एमसीक्यूज में आप इन चीजों को हैंडल कर सके। ठीक है, ये डेफिनेशंस, ये एवरीथिंग, ये जो भी इसमें हमने पढ़ा था, सब चीजों को आपको एमसीक्यूज के हवाले से आपको इनको आना चाहिए, इनको करना। ठीक है, ये सारे पेजेस जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, बर्नस्टाइन पोलिनोमियल की डेफिनेशन 1.1, बर्नस्टाइन पोलिनोमियल की फॉर्म्स, डिग्री 1 की, डिग्री 2 की, डिग्री 3 की फॉर्म्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नस्टाइन, हाँ ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नस्टाइन पोलिनोमियल है ना, इनको हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी जहन में रख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नस्टाइन हमने पढ़ी हुई है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नस्टाइन पोलिनोमियल जो जो हमने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज को भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप जहन में रख सकते हैं। ठीक है, डिग्री रेजिंग बर्नस्टाइन पोलिनोमियल, इनके बारे में पता होना चाहिए। डिग्री रेजिंग बर्नस्टाइन पोलिनोमियल का भी जाहिर है आपको टेबल बनाने को नहीं दिया जाएगा, जाहिर है आपको पूरे का पूरा उसकी प्रॉपर्टीज लिखने को नहीं दी जाएंगी, लेकिन किसी एक आधी प्रॉपर्टी की डेरिवेशन या प्रूफ मांगा जा सकता है आपसे। और डिग्री एन की बर्नस्टाइन पोलिनोमियल या n-1, यानी आपको यूं भी पूछा जा सकता है कि डिग्री एन की बर्नस्टाइन पोलिनोमियल 4-5 ऑप्शंस दी हुई हैं, उसमें से आपको कौन सी सही ऑप्शन लगती है उस पर टिक कर दें, इस तरह की। या डिग्री n-1 की बर्नस्टाइन पोलिनोमियल को हम किस बर्नस्टाइन पोलिनोमियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, डिग्री n+1 में लिख सकते हैं, डिग्री n में के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इस तरह की बातें ना, ये एमसीक्यू के लिए जहन में रखनी है। आसान सी बात नहीं है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। बेजियर कर्व्स को आप इसी तरह से एक दफा पढ़ लेंगे। तो बेजियर कर्व में भी जो जो बातें मैंने आप लोगों को करवाई हुई हैं वही, कोई एक्स्ट्रा बात करने, कोई एक्स्ट्रा काम करने को नहीं दे रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज सॉल्व करने को नहीं दे रही हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ बेजियर कर्व्स, एंड पॉइंट इंटरपोलेशन, ये एंड पॉइंट इंटरपोलेशन मैंने करवाई थी ना, always passes through the initial and final points, टेंजेंट ये भी करवाया था। इसके आगे एक टॉपिक था, वो असाइनमेंट में दिया था आपको, ये डेरिवेटिव वाला। चलिए बस टेंजेंट वाला कर लें, डेरिवेटिव वाला छोड़ दें। वो मैम जो कर्वेचर वाला था। हाँ, कर्वेचर वाला छोड़ दें और टेंजेंट वाला कर लें। ठीक है मैम। कर्वेचर वाला आप लोगों को असाइनमेंट में दिया था ना? जी मैम, असाइनमेंट में दिया था। ख्वाहिश है ना कि हमें कुछ सिलेबस भी रिमूव कराया जाए, तो बस ये रिमूव करा देती हूँ। कर्वेचर वाला जो है, इसके वाला टेंजेंट वाला, वो वाला कर लें, वो तो मैंने खुद करवाया था ना। ठीक हो गया? जी मैम। जी मैम। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी चीज थी। आगे ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो थी, ये तो हमने की ही नहीं है। बस अब इसके बाद आ जाए, उसके फर्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाए। अब दोबारा वही फॉर्मूला मेरा, कि एक दफा ना उंगली रख के सारी थ्योरी को आप लोगों ने पढ़ लेना है। कोई ऐसी बात जो नजर आती हो, एब्स्ट्रैक्ट से शुरू करना है। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को नजर आती हो दैट इज इम्पोर्टेंट,
और दैट कैन बी यूज्ड इन, ये लाइन यूज हो सकती है इन एमसी इंफॉर्मेशन ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो उसको आपने हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना है, सही है। उससे बाहर से कोई एमसीक्यू नहीं बनाऊंगी, इसके अंदर से ही बनेंगे जो बनेंगे। जी इसी तरह से बिल्कुल यानी ये सारी की सारी थ्योरी है, ये वैसे आपको समझाई हुई है, पढ़ाई हुई है, लेकिन ये है सारी की सारी ना थ्योरेटिकल बातें हैं। अब इसमें से वैसे एमसीक्यू बनता कोई नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें ना कि सिस्टम मैट्रिक्स जो अब में लिखा हुआ है उस फॉर्म को देखकर कि ये सिस्टम मैट्रिक्स, ये वेंडर मंडे मैट्रिक्स कहलाता है, इस तरह की बातें छोटी छोटी सी आसान आसान सी समझ में आने वाली, कि न्यू बेसिस जो नोडल बेसिस है वो इस किस्म की हो सकती हैं, यानी नोडल बेसिस की फॉर्म्स ऐसी हो सकती हैं। ये भी तो हमारे पास वही क्रॉनिकल डेल्टा वाली बेसिस है ना। एक और यहाँ पर एमसीक्यू अच्छा नजर आया था मुझे कि ना, शुरू में था सिंस एनी फंक्शन नेचुरल बेसिस, मोनोमियल बेसिस कौन सी होती हैं? मोनोमियल बेसिस वो होती हैं जिसमें एक वन हो और एक वो खुद अपने आप, यानी एक्स जो वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसमें, हमारे पास लीनियर लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है ना, तो मोनोमियल बेसिस कौन सी होती हैं? ये आपसे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि मोनोमियल बेसिस कौन सी हैं, 1x या फिर 0 1 या फिर 1x² 1x(x²), कौन सी ऑप्शन सही है इसमें से, मोनोमियल बेसिस कौन सी है? ठीक है। जी मैम। मजीद द स्पेस ऑफ द कंटिन्यूअस पीस वाइज, इसको भी वही एक दफा आपने स्पेस ऑफ द कंटिन्यूअस पीस वाइज में नोडल पॉइंट्स कितने होंगे, इसमें हमारे पास पार्टीशंस कितनी होंगी, हमारे पास कंटिन्यूअस क्यों कहलाती है ये स्पेस, पीस वाइज क्यों कहलाती है, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। स्पेस सी नॉट, ये वी एच स्पेस की फॉर्म कैसी होती है? ऐसी फॉर्म होती है वी एच स्पेस की जिसमें वी सी नॉट कंटिन्यूअस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है और पोलिनोमियल भी है, ठीक है। तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस पीसवाइज लीनियर फंक्शन की स्पेस कहलाएगी ना, वी एच ऑफ कॉन्टिन्यूअस पीसवाइज लीनियर फंक्शन, यानी कॉन्टिन्यूअस तो इसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस होगा और पीसवाइज होगा इसलिए कि वो अलग-अलग इंटरवल्स पे डिफाइंड है, यानी अलग-अलग इंटरवल्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इस पे डिफाइंड है, और पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, वो इस वजह से होगा कि पोलिनोमियल फंक्शन की स्पेस से भी बिलोंग कर रहा है, यानी एक ही वक्त में v जो है वो लीनियर पोलिनोमियल्स की स्पेस से भी बिलोंग कर रहा है और वो सी नॉट कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस पीसवाइज लीनियर फंक्शन है, ठीक है। ये इसकी फॉर्म यानी 1.7 की आपको आनी चाहिए। इसके अलावा बस इसमें और तो कोई बात ऐसी नजर नहीं आ रही, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको मुझसे ज्यादा इसमें से याद आ जाएंगी, मुझे तब जहन में आएंगी ना इसमें चीजें जब मैं पेपर बना रही होंगी। तो अब आप लोग एक दफा इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे ना तो आपको होना शुरू हो जाएगा, पता चलना शुरू हो जाएगा कि कैसी कैसी चीजें एमसीक्यूज में आ सकती हैं, ठीक है। we let the nodal values define our degrees of freedom, degrees of freedom हमारी कहाँ से हमें पता चली, यानी जितने नोडल पॉइंट्स होंगे ना उतनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, सही है। अब ये हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो नोडल पॉइंट्स होने हैं ना एक इंटरवल के, वो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 2 होगी लीनियर में, सही है। और अगर ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो हम मीटिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा ये कि इसकी जो हमारे पास फॉर्म है पाई जे की, वो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नॉन जीरो होगा, फिर ये इंटरवल्स, हाँ ये इसका इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको इतना पोर्शन जो है ना कि हेड फंक्शंस में सपोर्ट एक दूसरे को, यानी अगर सपोर्ट नॉन जीरो होगी तो उनका मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो आएगा, इतनी चीज ना आपको एक्सप्लेन भी करनी आनी चाहिए, यानी इतनी छोटी सी बात आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है किसी तरह से, सही है। तो ये हेड फंक्शंस का एक्सप्रेशन क्या है, ये से अगले चैप्टर में ज्यादा अच्छी बताई हुई है, वो वाली बात जो मैं कह रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आगे इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन की फॉर्म क्या होती है? ये इंटरपोलेशन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, फिगर में जो दी हुई है इंटरपोलेशन की इंटरप्रिटेशन है,
ठीक है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। और सिंपली ये फॉर्मूलाज आने चाहिए ऑब्वियसली आपको, कॉशी-श्वार्ट्ज का, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, L2 नॉर्म जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ये आप लोगों को सारे एमसीक्यूज के हवाले से, प्रोपोजिशंस, इनके रिजल्ट, ये तो वन चैप्टर के तो हमने किए थे ना, और ये प्रोपोजिशन मैंने समझाई भी थी ऑडियो लेक्चर में गालिबन ये समझाई थी। ठीक है, ये भी आनी चाहिए। ये जो मैंने बाद में नोट्स दिए हैं ना आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के, जब यूनिवर्सिटी ओपन हो गई थी तो उसमें बड़ी डिटेल से इसको ना स्टेप वाइज किया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले प्रूफ को आप बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर रखें। ठीक है, इसके अलावा भी और भी जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में के को लगते हैं कि जैसे आपको वो लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, उससे उन प्रूफ्स को आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रखें, कंटीन्यूअस पीस वाइज। ये जिस तरह ये प्रूफ्स हैं इनको आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी जहन में रखेंगे। L2 प्रोजेक्शन क्या है, डेफिनेशंस को आप देखेंगे, डेफिनेशंस को आप जहन में रखेंगे फॉर एमसीक्यूज ना। ठीक है, ये इतनी लंबी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब इसमें कोई काम की बात नहीं थी। डेरिवेशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ऐसे तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ना दो क्वेश्चंस बनाऊं, 15 नंबर का एक ही क्वेश्चन बनाने की बजाय मैं 2 क्वेश्चंस बनाऊं। यस मैम, 2 क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, ताकि अगर एक ना आता हो तो कम से कम दूसरा आ जाए। लेकिन यस मैम, अब देखिए, ये मेरी अपनी सोच है। अगर ये, क्योंकि पीछे से जो आया है ना, फॉर्मेट आया है ना, वो यही आया कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन। अब ये बात डिस्कस करूंगी आज या कल में मैम उसके 2 पार्ट बना देना मैम। हाँ, मेरा इरादा इसके ऐसे ही है कि 2 पार्ट्स बनाऊंगी। यस लेकिन मैम, अगर इस बात पे ऑब्जेक्शन लगाई गई ना कि 2 पार्ट्स नहीं बनाने, तो फिर मैं एक ही लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर देना पड़ा तो वो भी, उसके लिए भी आप लोग पूरी तैयारी रखें। जैसे कि डेरिवेशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का बन सकता है इसमें से, कि पीएचएफ को हमने पहले अप्रोक्सीमेट किया, उसका मैट्रिक्स बना के दिखाया, बी बना के दिखाया, सही, और एल्गोरिथम बीच में से छोड़ के। अच्छा, ये दूसरे चैप्टर में था। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर इतना छोटा सा दिया हुआ है, ये तो यहाँ पे तो छोटा सा दिया, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना, इसमें कोई इतनी डिटेल के साथ बताया नहीं हुआ, लेकिन आपको समझ तो आया हुआ है ना ये सारा। इसी का स्केच हमने सारे के सारा दूसरे चैप्टर में यूज किया है। प्रायरी एरर एस्टीमेट के बारे में ये सारा आप बताओ, शॉर्ट क्वेश्चन आप जहन में रख सकते हैं। पिछला थ्योरम जो गुजरा है भी, ये 1.53 वाला थ्योरम जो गुजरा है। नेक्स्ट थ्योरम जो है ये भी आप एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जहन में रखें। क्वाड्रेचर्स, मिड पॉइंट रूल, इनको आप एमसीक्यूज के हवाले से, क्योंकि मिड पॉइंट ट्रेपेजॉइडल रूल ये तो सारे हम पढ़े हुए हैं ना हमने पहले, तो ये बस एमसीक्यूज के हवाले से जहन में रखें। कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन, ये करवाइए, ये कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन मैथ्स मैट्रिक्स के साथ। यस मैम, यही तो लॉन्ग है। जी मैम, ये करवाया था आपने, ये कहा था ये लॉन्ग आ सकता है। ये फिर उसके साथ कनेक्ट होके आएगा, यानी अकेला ये नहीं आएगा, अकेला इतना असेंबली ऑफ मैथमेटिक्स अकेली नहीं आपको दी जाएगी। मैथमेटिक्स क्या है वो भी तो बताना होगा ना। ये यहाँ से ये मतलब डेरिवेशन वाला मैम साथ आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से जहाँ से मैथमेटिक्स की कहानी शुरू हुई थी, ये वाली 1.41, ठीक है ना। असल में जी मैम। पहले मैथमेटिक्स को ड्राइव करेंगे, मैथमेटिक्स बनता कैसे है, फिर उसको असेंबल करेंगे ना। ठीक है, जी मैम। ये देखें, ये हमारे पास असेंबली ऑफ मैथमेटिक्स बनता है, नहीं असेंबली ऑफ लोड वेक्टर है, इससे ऊपर था असेंबली ऑफ मैथमेटिक्स, ये बड़ा डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अकेली असेंबली ऑफ मैथमेटिक्स, आपको टाइम पे डिपेंड करता है ना, हमने 2 घंटे के अंदर पेपर खत्म करना है हर सूरत में, हमारे पास एक्स्ट्रा रूम, जी मैम। हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं है, तो हमने ये भी हो सकता है अकेली असेंबली ऑफ मैथमेटिक्स आपको दे दी जाए, ये भी हो सकता है असेंबली ऑफ लोड वेक्टर अकेला दे दिया जाए आपको, ज्यादा टाइम हो तो दोनों भी दिए जा सकते हैं।
ठीक है, ये सारी असेंबली ऑफ मैथ मैट्रिक्स है, ये आपने डिटेल में किया हुआ है, इसको आप बतौर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप जहन में रख सकते हैं, सही है ना। इसके एल्गोरिथम को छोड़कर लोड वेक्टर की असेंबली ये भी डिटेल में आप लोगों ने किया हुआ है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है लंबा हो जाएगा, बहरहाल देख लेंगे, टाइम पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटे। मैम ये जो 1.74 है उसका थोड़ा सा मैट्रिक्स बताते हैं कि वो वैल्यूज वहां पे कैसे पुट की हुई हैं। ये जी मैम। हाँ 1.74 में आप ये देखें कि 1.73 जो बना है ना वो hi+1/6 के साथ बना है, और 1.73 जो बनी थी ना वो तब बनी थी जब फाई आई और फाई i+1 को मल्टीप्लाई किया था, और इससे पहले हमने फाई आई और फाई आई को भी तो मल्टीप्लाई किया है ना, वो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है उसका। जी मैम। ठीक है, यानी फाई जी आई और फाई आई को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट में आ रहा है hi/3 ठीक है। अब वो हमारे पास जो अगले वाला है वो हमारे पास फाई आई और फाई i+1 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है, सही है। अब यहाँ पहले ना दूसरे कॉलम से देखना शुरू करते हैं, पहले हम दूसरे कॉलम से देखना शुरू करते हैं। जो ये देखें यहाँ से जब हमने फाई आई और फाई आई को मल्टीप्लाई किया था, यानी A2 को A2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया था, कॉलम भी 2 है और रो भी 2 है, दोनों डायगोनल एंट्रीज है ना। जब फाई आई और फाई आई को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास hi/3 और hi+1/3, ऐसे नहीं रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास hi/3 प्लस hi+1/3, ठीक है। और जब हमने किया था फाई i+1 और फाई आई को, ठीक है, तो आई एंट्री और उससे अगला कॉलम, यानी रो वही चल रही है, देखिए रो वही चल रही है, सेकंड रो चल रही है, लेकिन कॉलम जो है ना उससे अगला, तो ये h2/6 आ रहा है, तो hi+1/6 आ रहा था ना, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड रो और by6 साथ आ रहा है। तो ये दूसरी रो का ना जो अभी हमने जो कवर किया है ना फाई आई और फाई आई को, और फाई आई और फाई i+1 को, तो उसको हमने इतना एलिमेंट्स उसके कवर करके दिखाए हैं आपको, ये इतने, ये नीचे वाला h/2 गलती से आ गया बीच में, बाकी h1/3 प्लस h2/3, और अगले वाले में ना अगले वाली कॉलम में h2/6, ये हमने कवर किए हैं, सही है। अब इससे जो पीछे की कहानी इससे अगला एलिमेंट, इससे अगला लोकल मैथ मैट्रिक्स कैसे बना होगा। अब हमने पहले भी ये बात की है ना कि हम लोकल मैथ मैट्रिसेस को मिलाकर ही ग्लोबल मैथ मैट्रिक्स बनाते हैं, तो इससे अगला लोकल मैथ मैट्रिक्स बेसिकली इस तरह बना था कि ये h2/3 h3/3 और उससे अगला एलिमेंट h3/6, सही है। उससे अगला मैथ मैट्रिक्स जो बना होगा वो ऐसे n-1 वाला जो hn-1/3 और hn/3 और hn/6, ये वही नहीं है जो 1.73 यानी 1.73